तर्कशास्त्र से संबंधित हमारे आज के व्याख्यान का विषय है संदिग्धार्थ तर्कदोष का स्वरूप एवं इसके विभिन्न प्रकार। हमने तर्कदोष विषयक हमारे इससे पूर्व के व्याख्यानों में ये स्पष्ट किया था कि जो संपूर्ण तर्कशास्त्र में प्रचलित तर्कदोष हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें प्रथम जो हमने कहा था आकारिक या औपचारिक तर्कदोष, जिसे अंग्रेजी में फॉर्मल फैलेसीज की संज्ञा दी गई, और दूसरे थे अनौपचारिक तर्कदोष, जिसे अंग्रेजी में इनफॉर्मल फैलेसीज की संज्ञा दी गई है। अनौपचारिक तर्कदोष जो हैं वे पुनः दो प्रकार के हैं। प्रासंगिक तर्कदोष, जिन्हें अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ रिलेवेंस की संज्ञा दी गई, और संदिग्धार्थ तर्कदोष, जिन्हें अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी की संज्ञा दी गई है। हमने अपने प्रासंगिक तर्कदोष से संबंधित जो पूर्व के व्याख्यान हैं उनमें प्रासंगिक तर्कदोष के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया था। आज के व्याख्यान में हम अनौपचारिक तर्कदोष के प्रकार, संदिग्धार्थ तर्कदोष के स्वरूप एवं इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। संदिग्धार्थ तर्कदोष, जिन्हें अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी की संज्ञा दी गई है, ये वे तर्कदोष हैं जो किसी युक्ति में प्रयुक्त होने वाले पद या शब्द की अस्पष्टता, अनेकार्थकता या वाक्य की रचना में होने वाली अस्पष्टता के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब भी किसी युक्ति में प्रयुक्त होने वाला शब्द अस्पष्ट, अनेकार्थक हो या उस युक्ति में प्रयुक्त जो वाक्य तर्क वाक्य है वह अस्पष्ट हो, तो उसके संदिग्धता के कारण जो तर्कदोष उत्पन्न होते हैं उन्हें ही हम संदिग्धार्थ तर्कदोष की संज्ञा देते हैं। संदिग्धार्थ तर्कदोष कुल 5 प्रकार के हैं, जो इस प्रकार हैं। अनेकार्थक तर्कदोष, जिसे फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन की संज्ञा दी जाती है। जो दूसरा तर्कदोष जो है वह है भ्रामक रचना तर्कदोष, जिसे फैलेसी ऑफ एम्फिबोली की संज्ञा दी गई है। तीसरा जो है स्वराघात तर्कदोष कहा जाता है, जिसे फैलेसी ऑफ एक्सेंट की संज्ञा दी गई है। और चतुर्थ जो है वह है संग्रह तर्कदोष, जिसे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की संज्ञा दी गई है। और जो पांचवा है वह है विग्रह तर्कदोष या फैलेसी ऑफ डिवीज़न। आज के व्याख्यान में हम इन संदिग्धार्थ तर्कदोष के इन विभिन्न प्रकारों को एक एक करके उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। संदिग्धार्थ तर्कदोष का जो प्रथम प्रकार है उसे अनेकार्थक तर्कदोष की संज्ञा दी गई है। अंग्रेजी में इसे फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन की संज्ञा दी गई है। अनेकार्थक तर्कदोष किसी युक्ति में प्रयुक्त होने वाले पद या शब्द के जब एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसमें अनेकार्थक तर्कदोष उत्पन्न हो जाता है। जब हम आकारिक तर्कदोषों की विवेचना करेंगे तब हम देखेंगे कि निरपेक्ष न्याय वाक्य के अंतर्गत प्रत्येक युक्ति में कुल 3 पद होते हैं, मुख्य पद, मध्यम पद और जो है अमुख्य पद, और प्रत्येक पद 2 बार आता है। जब ये पद 2 बार आते हैं तो उस युक्ति में दोनों बार में ही उसका एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अभी आज जो हम अनौपचारिक तर्कदोष का संदिग्धार्थ तर्कदोष के अंतर्गत अनेकार्थक तर्कदोष को स्पष्ट कर रहे हैं। हमने जैसा कि स्पष्ट किया कि किसी युक्ति में प्रयुक्त होने वाले पद या शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसमें अनेकार्थक तर्कदोष पाया जाता है। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्य द्विज हैं, सभी कबूतर द्विज हैं, अतः सभी कबूतर मनुष्य हैं। ये एक उदाहरण है जिसमें हम स्पष्ट करेंगे कि इसमें अनेकार्थक तर्कदोष है। इस उदाहरण में यहाँ जो द्विज शब्द है,
दोनों ही आधार वाक्यों में 2 बार आ रहा है और ये मध्यम पद है। निरपेक्ष न्याय वाक्य की परिभाषा के अनुसार जो आधार वाक्य में जो प्रयुक्त होता है पद, उसे हम मध्यम पद की संज्ञा देते हैं। और यहाँ जो ये मध्यम पद है वह है द्विज। द्विज शब्द जो है प्रथम आधार वाक्य, जिसे मुख्य आधार वाक्य कहेंगे, उसमें हम ये कह रहे हैं कि सभी मनुष्य द्विज हैं। मनुष्य के संदर्भ में द्विज का अर्थ ये है जिसका दोबारा जन्म हो, अर्थात जब मनुष्य संस्कारों के द्वारा परिष्कृत, परिमार्जित और सुसंस्कारित होकर अपने मनुष्यत्व को साकार करता है तो उसे हम उसका पुनः जन्म मानते हैं। तो यहाँ जो है द्विज शब्द का अर्थ किस अर्थ में आया है? सुसंस्कारित मनुष्य के अर्थ में। जबकि हमारा जो दूसरा आधार वाक्य है उसमें जो कबूतर के विषय में द्विज शब्द जो प्रयुक्त हुआ है, वहाँ जो द्विज शब्द का अर्थ है जिसके 2 पंख हों। अतः प्रथम आधार वाक्य में द्विज शब्द का अर्थ है सुसंस्कारित मनुष्य जिसका दोबारा जन्म हो संस्कारों के द्वारा, और दूसरा जो है द्विज शब्द जिसके 2 पंख हो। द्विज शब्द जैसे कि हमने स्पष्ट किया कि प्रथम आधार वाक्य में सुसंस्कारित मनुष्य। भारतीय संस्कृति में कुछ संस्कारों की 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें से जब मनुष्य के संस्कार किए जाते हैं जैसे उपनयन आदि, तो उसका एक बार पुनः जन्म माना जाता है। और जैसे जैसे मनुष्य अपने संस्कारों के द्वारा परिष्कृत, परिमार्जित होकर सुसंस्कारित होता है तो उसे उसका दोबारा जन्म स्वीकार किया जाता है। अतः प्रथम आधार वाक्य में जो द्विज शब्द है उस द्विज शब्द का अर्थ जैसा कि हमने स्पष्ट किया सुसंस्कारित मनुष्य से है जिसका पुनः जन्म हुआ है। जबकि द्वितीय आधार वाक्य में जिसमें हमने कहा कि सभी कबूतर द्विज हैं, यहाँ द्विज का अर्थ है जिसके 2 पंख हैं। तो जो द्विज शब्द है प्रथम मनुष्य के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, सुसंस्कारित मनुष्य के अर्थ में, और जो दूसरे आधार वाक्य में जिसके 2 पंख हों। अतः एक ही पद के यहाँ 2 विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इस युक्ति में अनेकार्थक तर्क दोष पाया गया है। संदिग्धार्थ तर्क दोष का जो दूसरा प्रकार जो है भ्रामक रचना तर्क दोष, जिसे फैलेसी ऑफ एम्फीबॉली की संज्ञा दी जाती है। जब किसी युक्ति में प्रयुक्त तर्क वाक्य में व्याकरण की रचना के कारण कोई अस्पष्टता होने के कारण जो संदिग्धता उत्पन्न होती है, उसके कारण जो तर्क दोष उत्पन्न होता है उसे हम भ्रामक रचना तर्क दोष कहते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों के अनुसार यदि वाक्य की रचना नहीं हो तो उसमें कई बार उसके जो अर्थ अनेक निकलते हैं या वह हमारे अंदर भ्रम पैदा करता है। जैसे व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है कि रोको मत जाने दो। अब इस उदाहरण में यदि हम रोको शब्द पे विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो रोको मत जाने दो, यानी उसको रोको जाने मत दो। और यदि हम इसी वाक्य में रोको मत पे कोमा लगाकर कहते हैं जाने दो, यानी उस व्यक्ति को रोको मत, उसे चले जाने दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक छोटे से विराम चिन्ह की असावधानी के कारण संपूर्ण वाक्य का जो अर्थ है वह परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण वाक्य में संदिग्धता उत्पन्न हो जाती है। अतः जब भी किसी युक्ति में वाक्य की रचना के कारण जो व्याकरण की अस्पष्टता के कारण वाक्य की रचना में जो संदिग्धता उत्पन्न होती है, उसके कारण जो तर्क दोष पाया जाता है, उसे हम भ्रामक रचना तर्क दोष की संज्ञा देते हैं। संदिग्धता तर्क दोष का जो तृतीय प्रकार जो है, जिसे स्वराघात तर्क दोष की संज्ञा दी गई है, अंग्रेजी में से फैलेसी ऑफ एक्सेंट की संज्ञा दी जाती है। स्वराघात तर्क दोष में सामान्यतः किसी युक्ति में प्रयुक्त होने वाले वाक्य के जब किसी शब्द विशेष पर विशेष जोर दिया जाता है जिससे उसके विभिन्न अर्थ निगमित होते हैं। अर्थात
जब किसी युक्ति में जो तर्क वाक्य होता है उसमें जो शब्द होते हैं, उन शब्दों में किसी एक विशेष शब्द पर हम विशेष जोर दें जिससे उसके विभिन्न अर्थ हमारे समक्ष आएँ, तो उसे हम जो है स्वराघात तर्क दोष की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हमें अपने मित्रों के विषय में बुरी बात नहीं करनी चाहिए, ये एक सामान्य तर्क वाक्य है। अब इस तर्क वाक्य में यदि हम ये कहते हैं कि हमें अपने मित्रों के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए, तो इसका ये अर्थ है कि अपने मित्रों को छोड़कर दूसरों के बारे में हमें बुरी बात कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार यदि इस वाक्य में हम ये कहें कि हमें अपने मित्रों के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए, यदि हम मित्रों शब्द पर अधिक जोर देते हैं तो यानी मित्रों के अतिरिक्त जो भी हमारे संबंधी हैं उनके बारे में हमें बुरी बात कर लेनी चाहिए। इस प्रकार एक ही वाक्य में जैसे कि हमने स्पष्ट किया कि हमें अपने मित्रों के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए, इसमें जब हम अपने शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका एक भिन्न अर्थ निकलता है, और जब इसी वाक्य में हम मित्र शब्द पर विशेष जोर देते हैं तो उसका एक अन्य अर्थ निकलता है। अर्थात जब भी किसी वाक्य के किसी विशेष शब्द पर जब विशेष जोर या बल दिया जाता है तो उससे जो उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं तो उससे उसमें स्वराघात तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। जो संदिग्धार्थ तर्क दोष है उसका चौथा जो प्रकार है वह है संग्रह दोष। संग्रह दोष के अंतर्गत सामान्यतः जो तथ्य किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के अंग के विषय में सही है उसे ही उस व्यक्ति विशेष के समूह के बारे में या संपूर्ण वस्तु के बारे में सही मान लिया जाए तो उसे हम संग्रह दोष की संज्ञा देते हैं। इसमें सामान्यतः जो है व्यष्टि से समष्टि निष्कर्ष निगमित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई मशीन है और उसके विभिन्न अंग हैं, उन विभिन्न अंगों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो हम देखते हैं कि मशीन का जो प्रत्येक अंग है वो हल्का है। इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालें कि संपूर्ण मशीन जो है वही हल्की है, तो इसमें जो है संग्रह दोष की उत्पत्ति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हम मशीन का प्रत्येक अंग तो हल्का हो सकता है लेकिन संपूर्ण मशीन जो है जो विभिन्न अंगों से मिलकर बनी है वह हल्की हो ये आवश्यक नहीं है। अतः जब भी किसी युक्ति में जो है व्यष्टि के आधार पर जब कोई समष्टिगत निष्कर्ष निगमित किया जाता है तो उसमें संग्रह दोष पाया जाता है। संदिग्धार्थ तर्क दोष का जो अंतिम प्रकार या पांचवा प्रकार है जिसे विग्रह दोष कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फैलेसी ऑफ डिवीज़न की संज्ञा दी गई है। जो तथ्य किसी समूह के विषय में सत्य है वह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के विषय में भी सत्य हो, या जो तथ्य किसी वस्तु के विषय में सत्य है वह आवश्यक नहीं है कि वह वस्तु के प्रत्येक अंग के विषय में भी सत्य हो। इस प्रकार जब हम समष्टि से कोई व्यष्टि निष्कर्ष निगमित करते हैं तो उसमें विग्रह तर्क दोष पाया जाता है। उदाहरण के लिए कि किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। और मान लीजिए नेहा कोई छात्रा है जो उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की छात्रा है। अब उससे ये निष्कर्ष निगमित किया जाए कि नेहा स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों का अध्ययन करती है, तो इसमें जो है विग्रह दोष पाया जाएगा, क्योंकि नेहा उस विश्वविद्यालय के किसी एक विषय में स्नातकोत्तर कर सकती है, संपूर्ण विषयों में स्नातकोत्तर एक साथ नहीं कर सकती। अतः किसी विश्वविद्यालय के विषय में तो ये कथन सार्थक है कि वहाँ स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र,
दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषय पढ़ाए जाते हैं, किंतु किसी विद्यार्थी विशेष के संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते कि वह स्नातकोत्तर स्तर पर उन समस्त विषयों का एक साथ अध्ययन करता है। अतः जब भी किसी युक्ति में समष्टि के आधार पर जब कोई व्यष्टि निष्कर्ष निगमित किया जाता है तो उसमें विग्रह तर्क दोष पाया जाता है। आज के व्याख्यान में हमने संदिग्धार्थ तर्क दोष के विभिन्न प्रकारों की विवेचना की। हमने देखा कि संदिग्धार्थ तर्क दोष जो हैं कुल 5 प्रकार के हैं। प्रथम, जैसा कि हमने स्पष्ट किया, अनेकार्थक तर्क दोष। द्वितीय जो है हमने स्पष्ट किया भ्रामक रचना तर्क दोष। तीसरा जो हमारा जो है स्वराघात तर्क दोष, और चौथा जो है संग्रह तर्क दोष, और पांचवा जो है विग्रह तर्क दोष। संदिग्धार्थ तर्क दोष के ये कुल 5 प्रकार हैं जिन्हें हमने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। संदिग्धार्थ तर्क दोष से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। संदिग्धार्थ तर्क दोष को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की उदाहरण के द्वारा व्याख्या कीजिए। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है। एक जो है हमारा ये हो सकता है कि संदिग्धार्थ तर्क दोष के अनेकार्थक प्रकार को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। स्वराघात तर्क दोष से आप क्या समझते हैं, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। विग्रह तर्क दोष को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। संग्रह तर्क दोष को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। भ्रामक रचना तर्क दोष क्या है, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये हमारे आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हमने आज के व्याख्यान में उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज के व्याख्यान के साथ ही हमारा तर्कशास्त्र का तर्क दोष विषयक जो व्याख्यान है वह पूर्ण हुआ, क्योंकि तर्क दोष के अंतर्गत हमने अनौपचारिक तर्क दोष के प्रासंगिक और संदिग्धार्थ तर्क दोषों की विवेचना हमारे इन व्याख्यानों में की है।